जैसे ही संगीत समाप्त हुआ, निखिल अचानक घबरा गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यदि उसे नहीं चुना गया तो वह निश्चित रूप से यहाँ किसी की जान ले लेगा। लेकिन उसने किसी तरह इस भावना को दबा लिया। दूसरी ओर युवराज ने डांस फ्लोर के बीच में खड़ी महिला के अपने साथी का नाम बताने का इंतजार नहीं किया। वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और डांस फ्लोर की ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त काफी घमंड था। वह मुड़ा और अपने पीछे खड़े समूह की ओर देखा। उन्हें एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान देने के बाद वह फिर से मुड़कर चलने लगा। वहीं निखिल अपने दिल के भीतर सुलगते गुस्से के साथ युवराज की पीठ को देख रहा था। उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो रही थीं, लेकिन अंत में उसने खुद को शांत करने में सफलता पा ली। अपने मन में उसने खुद को विश्वास दिलाया कि युवराज सिर्फ उन्हें झांसा दे रहा है। चूंकि मेजबान ने अभी तक साथी का जिक्र नहीं किया था, इसलिए उसने शांत रहकर प्रतीक्षा करने का फैसला किया। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद जैसे ही उसने उस महिला को अपनी दिशा में देखते हुए पाया, उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। उस समय युवराज ठीक उसके सामने था। जैसे ही उसने उसकी या युवराज की ओर देखा, निखिल अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाया। वे वर्तमान में डांस फ्लोर से कुछ दूरी पर बैठे थे, जिसके कारण युवराज को फ्लोर तक पहुंचने में कुछ सेकंड लगने वाले थे। अनिल और अन्य लोग इस बात से भावनात्मक रूप से अस्थिर थे कि उनका दुश्मन उस बैंक्वेट के फ्लोर पर पहला डांस करने जा रहा था, जो उनके अपने घरेलू मैदान पर आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल भी अच्छी भावना नहीं थी। वे अब भी इस बारे में बात शुरू करने ही वाले थे ताकि वे अपना ध्यान युवराज से हटा सकें कि तभी निखिल अचानक खड़ा हो गया। वे पहले तो काफी हैरान हुए, लेकिन उन्हें लगा कि शायद वह यह देखना चाहता है कि पहला डांस कैसे किया जाएगा। अंत में निखिल ने कुछ ऐसा किया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। खड़े होने के बाद बिना एक शब्द कहे वह डांस फ्लोर की ओर चल पड़ा। अनिल और अन्य लोग तुरंत घबरा गए। वे तब वहां मौजूद थे जब युवराज ने उसका अपमान किया था। सिर्फ उसका ही नहीं, बल्कि उन सभी का। उनके मन में इस समय यही चल रहा था कि निखिल बैंक्वेट का पहला डांस पाने के लिए युवराज से मुकाबला करने जा रहा है। निखिल, बेहतर होगा कि तुम न जाओ। पहला डांस खत्म होने के बाद तुम जा सकते हो। एकांश ने तुरंत उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश की। हाँ, यह सिर्फ पहला डांस है। इस समय घबराने और अंत में बुरा परिणाम भुगतने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि केली भी खुद को रोक नहीं पाई और उसने भी उसे न जाने के लिए मनाया। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने पाया था कि भले ही निखिल काफी ठंडा था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो श्रेष्ठता का दिखावा करे। वास्तव में वह एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। बस बात इतनी थी कि उसके चेहरे को मुस्कुराने की आदत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अभी तक उसकी मुस्कान नहीं देखी थी। निखिल ने उनकी बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और डांस फ्लोर की ओर बढ़ गया। वहां रुकने और रात के पहले डांस का दर्शक बनने के बजाय वहां जाने के उसके अपने कारण थे। जैसे जैसे वह डांस फ्लोर की ओर बढ़ रहा था, युवराज को लगा कि पूरी दुनिया उसकी है। आखिर वह अनामिका की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, हालांकि बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन कम से कम वह इतना तो जानता था कि वह न केवल सुंदर थी, बल्कि व्यवसाय संभालने में भी सक्षम थी। भले ही वह एक प्लेबॉय था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह मूर्ख था। वह बस अपनी जवानी का आनंद ले रहा था। लेकिन अंत में वह जानता था कि राजपूत परिवार के इकलौते वारिस के रूप में वह जो जिम्मेदारी निभा रहा था, वह छोटी नहीं थी। उसे ही अपने परिवार को अगले स्तर पर ले जाना था, न कि उसे एक दो पायदान नीचे गिराना था। इसलिए जब शादी से जुड़े मुद्दों की बात आती थी, तो उसने एक सक्षम और अमीर लड़की खोजने का फैसला किया था, जिससे उसके परिवार में शादी की जा सके। इस तरह वह परिवार की स्थिति और प्रभाव को बेहतर बनाने में सक्षम होता। आखिरकार यदि उसके परिवार और लड़की के परिवार के बीच अच्छे संबंध होते, तो उसे मिलने वाले संपर्कों से उसे कई व्यावसायिक परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलती। उसे अब तक जो सबसे अच्छी उम्मीदवार मिली थी, वह अनामिका थी। वह न केवल एक सुंदरी थी, बल्कि उसका परिवार भी गरीब नहीं था। वास्तव में
उसके या उसके परिवार के बारे में बात करते समय गरीब शब्द का उल्लेख भी नहीं किया जाना चाहिए था। वर्तमान मुद्दे को देखते हुए उसकी क्षमताओं पर संदेह नहीं किया जा सकता था। वही एक कंपनी शुरू कर रही थी। जब वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी वह डांस फ्लोर के सामने पहुंच गया। उसने सुंदर अनामिका की ओर देखा और मुस्कुराया। हालांकि उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, फिर भी वह उसे देख पा रहा था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मिस जैन, पहले डांस के मेरे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। जब उसने ये शब्द कहे तो उनमें घमंड और अहंकार साफ झलक रहा था। अनामिका ने उसके शब्द सुनते ही भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसने उसे इस तरह देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। उसने मन ही मन सोचा, राजकुमार युवराज ने आज किस तरह की दवा खा ली है। युवराज ने अनामिका के चेहरे पर आए बदलाव को नहीं देखा, इसलिए वह इधर उधर की बातें बड़बड़ाता रहा। 1 मिनट के बाद ही उसने गौर किया कि कुछ सही नहीं था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि बैंक्वेट में आए सभी लोग इस समय अनामिका को भ्रमित नजरों से देख रहे थे। उनकी जानकारी के अनुसार डांस 1 मिनट पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। जैसे ही चुना गया, साथी डांस फ्लोर पर पहुंचा, लेकिन अब 1 मिनट बीत चुका था और अनामिका ने कोई हलचल नहीं दिखाई। वह मेजबान थी, इसलिए उसे ही बताना था कि उसका साथी कौन है। इसलिए हालांकि युवराज ने अनुमान लगाया था कि वह वही है, फिर भी वह बिना इशारा किए डांस फ्लोर पर नहीं चढ़ा। जैसे ही वे सवाल करने वाले थे कि क्या हो रहा है, दिया की आवाज गूंजी और जो शब्द कहे गए वे काफी चौंकाने वाले थे। मुझे क्षमा करें राजकुमार युवराज, लेकिन आप वह साथी नहीं हैं जिसे पहले डांस के लिए चुना गया है। ये शब्द सुनते ही युवराज सन्न रह गया। वह एक पल के लिए भ्रमित हुआ और फिर सीधे अनामिका की आंखों में देखते हुए पूछा, मैं नहीं? क्या आपको यकीन है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है? आखिर आज आए युवाओं में मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसके अलावा पिछली बार पिछले हफ्ते जब हम मिले थे, तब मैंने ही इस अवसर के लिए पूछा था। युवराज ने दिया की ओर देखते हुए अपने हाथ सीने पर बांध लिए। अगर मैं सही हूं तो मुझे याद है कि छोटी मिस ने पहले ही आपके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। दिया ने ये शब्द रूखेपन से कहे। वह जानती थी कि अनामिका ने बैंक्वेट के पहले डांस में भाग लेने का फैसला क्यों किया होगा। इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा, लेकिन उसने जिस साथी को चुना था वह जाहिर तौर पर युवराज नहीं था। अगर वह उसके बारे में जिज्ञासु नहीं होती तो वह निश्चित रूप से डांस में हिस्सा नहीं लेती। आखिर इस विशेष दिन पर उसका उपस्थित होना ही काफी सम्मान की बात थी। वह जैन परिवार से थी, एक ऐसा परिवार जिसका मुकाबला कोल्हापुर में मौजूद कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। अगर मैं नहीं हूं तो मुझे बताओ, वह कौन है जो मेरा मुकाबला कर सकता है? युवराज ने चेहरे पर आते अंधेरे के साथ पूछा। जब वह डांस फ्लोर की ओर आ रहा था तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि फ्लोर पर कदम रखने से पहले ही उसे ठुकरा दिया जाएगा। वर्तमान में उसका गुस्सा उबल रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर किसमें उससे मुकाबला करने की हिम्मत है। अनामिका के चेहरे के भाव इस समय ठंडे थे। उसने युवराज के पीछे देखा और धीरे से कहा, वह जो तुम्हारे पीछे है। युवराज तुरंत पीछे मुड़ा, ये देखने के लिए तैयार कि कौन इतना अनोखा या विशेष है जो उस महिला का ध्यान आकर्षित कर सके जिसका वह पीछा कर रहा था। जैसे ही उसकी मुलाकात उन ठंडी और उदासीन नीली आंखों से हुई, उसकी हरकतें तुरंत थम गईं। ये दूसरी बार था जब वह इस तरह की आंखें देख रहा था। पहली बार तब था जब उसने निखिल को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया था, और अब जैसे ही उन आंखों ने उसे घूरा, उसे अपना शरीर थोड़ा कांपता हुआ महसूस हुआ। निखिल की उपस्थिति में उसके चेहरे का हमेशा रहने वाला अहंकारी भाव गायब होने के लिए मजबूर हो गया। तुम यहाँ क्यों हो? अपना आपा वापस पाने के बाद युवराज ने तुरंत आक्रामक होकर पूछा। उसने जीवन में कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति को वह पहले अपमानित करने में व्यस्त था, जिससे उसने मेजबान का साथी होने के बारे में डींगे मारी थीं, वही वास्तव में असली साथी था। वह वास्तव में क्रोधित था, लेकिन चूंकि कई आंखें वर्तमान में उसे देख रही थीं, इसलिए उसने निखिल को धमकाने या अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार
अगर उसने ऐसा किया होता तो उसकी पहले से ही खराब साख फिर से मिट्टी में मिल जाती। जाहिर है निखिल इस सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं था, इसलिए वह बस किनारे से गुजर गया और डांस फ्लोर पर कदम रखा। वहां उसकी नीली आंखें, जो मूल रूप से ठंडी और उदासीन थीं, तुरंत बदल गईं। सारी ठंडक तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह जटिल भावनाओं ने ले ली। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और संगीत की आवाज ने ही उन्हें वर्तमान में वापस लाया। चूंकि संगीत पहले ही शुरू हो चुका था, इसलिए यह स्पष्ट था कि नृत्य भी शुरू होना ही था। वे दोनों एक दूसरे के करीब आए। फिर जैसे ही अनामिका ने अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर रखे, उसने अपने हाथ उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट लिए और धीरे धीरे उन्होंने संगीत के बहाव के अनुसार अपने शरीर को हिलाना शुरू कर दिया। बाय। निखिल की हरकतें एकांश और उसके समूह की नजरों में थीं। जैसे ही वह मंच की ओर बढ़ा, वे घबराहट से भर गए। उन्हें लगा कि निखिल उस वक्त पागल हो गया है, और जिस क्षण वह युवराज के पीछे रुका, उन्हें लगा कि निखिल अब अपनी चाल चलेगा। लेकिन अंत में उन्हें जो खबर मिली, उसने उनके दिमाग में हलचल पैदा कर दी। यह वाकई चौंकाने वाला था। वह व्यक्ति जो अभी मेजबान का साथी होने की डींगे मार रहा था, उसे ठुकरा दिया गया था। पता चला कि उसने पहले भी इस मौके के लिए पूछा था, लेकिन उसे मना कर दिया गया था। अब वे यह सोच रहे थे कि आखिर किस बात ने उसे उनके सामने यह कहने का साहस दिया था कि वह पहला डांस करने जा रहा है। फिर भी उसके अहंकारी चेहरे पर छाई मायूसी देखकर वे काफी खुश थे। पहली बार उन्होंने उसे हारते हुए देखा था। इसके अलावा वे उस दौड़ का इंतजार कर रहे थे जो आज रात होने वाली थी, जहां वह एक बार फिर हारने वाला था। लेकिन उनके मन में सवाल यह था कि निखिल को कैसे पता चला कि युवराज को ठुकरा दिया जाएगा। पर अगले ही पल अनामिका के शब्दों ने उनके दिमाग में जैसे धमाका कर दिया। वो जो तुम्हारे पीछे है। उस समय युवराज के पीछे खड़ा व्यक्ति जाहिर तौर पर निखिल ही था। बाकी लोग डांस फ्लोर से काफी दूर थे। समूह ने एक दूसरे को अजीब भावों से देखा। स्पष्ट था कि उनमें से किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आउच! तुमने मुझे चिकोटी क्यों काटी? मैं पुष्टि करना चाहता था कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हालांकि अभी सिर्फ 8 बजे हैं, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं है कि मैं इस वक्त जागा हुआ हूँ। तो फिर खुद को चिकोटी क्यों नहीं काटी? मैंने पहले ही कहा कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। क्या निखिल हमारे साथ मजाक कर रहा था? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह सच है। आखिर वह बिना बुलाए ही खड़ा होकर डांस फ्लोर की ओर चल दिया था। अब समझ में आया, यही कारण है कि वह बिना किसी पार्टनर के आया था। पता चला कि उसकी पार्टनर तो खुद बैंक्वेट की आयोजक है। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि वह भोजन के दौरान पहले मंच के पीछे जाने वाले दरवाजे को घूर रहा था। क्या हमने अभी अभी किसी को उसी के अपने बैंक्वेट में आमंत्रित किया था? हाँ हाँ हाँ, ये हमारे द्वारा बनाया गया एक नया रिकॉर्ड है। वैसे वे एक बेहतरीन जोड़ी लग रहे हैं, है ना? बिल्कुल, वे एक दूसरे के साथ जच रहे हैं। मुझे युवराज का वर्तमान चेहरा देखना अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे वे बातें कर रहे थे, निखिल और अनामिका ने एक दूसरे की कमर और गर्दन पर हाथ रखकर नृत्य शुरू कर दिया था। उनकी चालें सधी हुई थीं, जिससे पता चलता था कि वे दोनों नृत्य सीख चुके हैं और नौसिखिए नहीं हैं। इससे पहले जब अनामिका उनकी दिशा में देख रही थी, तो निखिल ने उसकी आंखों में झांका था। पहले उसे लगा कि वह युवराज को देख रही है, लेकिन युवराज के हटने के बाद भी उसकी नजरें निखिल पर ही टिकी थीं। जैसे ही उसने वही भाव देखा जो वह पहले 3 बार देख चुका था, वह तुरंत समझ गया कि वह उसे अपना साथी बनाना चाहती है। निखिल के मन में भी कई सवाल थे जो वह उससे पूछना चाहता था। यह उसके लिए सवाल पूछने का एक अच्छा मौका था, क्योंकि इससे पहले उनकी मुलाकातों में कभी शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ था। अब जब उसने अपनी गर्दन के चारों ओर उसके हाथ और अपनी बाहों में उसकी पतली कमर की कोमलता महसूस की, तो निखिल को एक बड़ा अंतर महसूस हुआ। अपने अभ्यास के दौरान उसने कई लड़कियों के साथ डांस किया था, लेकिन अभी जो एहसास उसे हो रहा था वह पूरी तरह से अलग था। निखिल हर काम पूर्णता के साथ करने वाला व्यक्ति था।
उसने 6 साल की उम्र में अपनी माँ को प्रभावित करने के लिए नृत्य सीखना शुरू किया था। 15 साल की उम्र में अपनी माँ की मृत्यु के बाद उसने अभ्यास छोड़ दिया था। मैं देख सकता हूँ कि तुम पहले इस डांस में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी? निखिल ने फैल करते हुए पूछा। अनामिका ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर अपना ही एक सवाल दागा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम दरवाजे पर खड़ी थी। भोजन डांस से ठीक 10 मिनट पहले था, लेकिन तुम वहीं दिखाई दी। साफ था कि तुम मंच पर अपना चेहरा तक नहीं दिखाना चाहती थी। निखिल ने संगीत की लय पर कदम मिलाते हुए कहा। तुम काफी समझदार हो। खैर, यही सच था। मैं इसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेना चाहती थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे आना पड़ा। आखिरकार मैं तुम्हारे बारे में काफी उत्सुक हूँ, अनामिका ने उसके साथ कदम ताल करते हुए कहा। आखिरकार एक ही हफ्ते में हम 2 बार मिले और दोनों बार तुमने मुझे पकड़ा। मेरे पिता के अलावा तुम पहले पुरुष हो जिसने मुझे इस तरह पकड़ा है, तो स्वाभाविक है कि मैं तुम्हारे बारे में उत्सुक रहूंगी, अनामिका ने आगे कहा। निखिल एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, सिर्फ तुम ही नहीं, सच तो यह है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे एक जान पहचान का एहसास होता है। मैं सोच रहा था कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। अनामिका की भौहें तन गई। वह उसके चेहरे के भाव से बता सकती थी कि वह सच बोल रहा है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया का कारण यह था कि उसे भी निखिल से वैसी ही आत्मीयता महसूस हुई थी। पर लाख कोशिशों के बाद भी उसे याद नहीं आ रहा था कि वे कभी मिले हैं। यह अजीब था। क्या यह संभव था कि उनकी यादें मिटा दी गई हों? पर यह असंभव था। किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है। क्या हम इस डांस के बाद थोड़ी बातचीत कर सकते हैं? निखिल ने पूछा। वह उस लड़की के बारे में और जानना चाहता था जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी और कभी उसे मीठे सपनों में डुबो दिया था। अनामिका ने उसे देखा और मुस्कुराई। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम इस डांस में कैसा प्रदर्शन करते हो। जब वह मुस्कुराई तो निखिल ने करीब से देखा कि वह मुस्कान कितनी सुंदर थी। उसके गालों के डिंपल ने उसे एक अलग ही इंसान बना दिया था। उसने पहली बार उसकी ऐसी मंत्र मुग्ध कर देने वाली मुस्कान देखी थी। न जाने क्यों, पर निखिल पर भी उसकी मुस्कान का असर हुआ और उसने भी बदले में एक सच्ची मुस्कान दी। एक ऐसी मुस्कान जो बनावटी नहीं बल्कि उसके सच्चे विचारों से भरी थी। अनामिका उसे मुस्कुराते देख एक पल के लिए सुध बुद्ध खो बैठी। वह मुस्कान पुरुषोचित आकर्षण से भरी थी। उस सुंदर चेहरे के साथ उसे लगा कि निखिल किसी पेंटिंग से निकला कोई राजकुमार है। इससे उसकी मुस्कान और भी खिल उठी। दर्शक उन्हें देखकर चकित थे। न केवल उनके कदम तालबद्ध थे, बल्कि उनकी केमिस्ट्री ऐसी थी जैसे उन्होंने साथ में अभ्यास किया हो। जब अनामिका मुस्कुराती तो वह खिलते हुए फूल जैसी लगती, और जब निखिल मुस्कुराता तो वह ठंडे चांद की गर्माहट जैसा लगता। यहाँ तक कि गुस्से में देख रहे युवराज को भी हार माननी पड़ी। वे दोनों एक दूसरे के पूरक लग रहे थे, पर सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये क्या बात कर रहे हैं जो इतना मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ तक कि दिया भी अनामिका की मुस्कान देखकर दंग रह गई। उसने पहली बार अनामिका के चेहरे पर ऐसी बेफिक्र मुस्कान देखी थी। निखिल के लिए उसने बिना जाने ही अपनी सहमति में सिर हिलाया। लेकिन शो अभी खत्म नहीं हुआ था। संगीत अब उस हिस्से पर पहुंच गया था जहां तेज मूवमेंट की जरूरत थी। यह अनामिका का संगीत प्रभारी से विशेष अनुरोध था, वापस जोड़े की ओर। क्या तुम इस डांस में प्रतियोगिता के लिए तैयार हो? निखिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये वह मुस्कान थी जो उसने अपनी माँ की मृत्यु के बाद पिछले 4 सालों में किसी को नहीं दिखाई थी। इस समय हॉल के बाकी लोग जैसे गायब हो गए थे। वहां सिर्फ वे दोनों, संगीत और डांस फ्लोर था। अनामिका ने प्रतिस्पर्धी भावना और दृढ़ संकल्प भरी आंखों के साथ उत्तर दिया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। उसके शब्द एक संकेत की तरह थे, क्योंकि संगीत की गति अचानक बढ़ गई और उसके साथ ही उन दोनों की हलचल भी। उनकी पहली प्रतियोगिता शुरू हो गई थी, जिसका परिणाम गाना खत्म होने के बाद ही पता चलना था। हॉल में संगीत गूंज रहा था और वहां मौजूद भीड़ की एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। असल में वे सभी एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य को
फटी आंखों से देख रहे थे। लोगों ने एक घेरा बना लिया था जिसके बीचों बीच डांस फ्लोर पर दो लोग थिरक रहे थे। हॉल की छत से आती तारों जैसी रोशनी उन दोनों के चेहरों को जगमगा रही थी। हालांकि रोशनी इतनी तेज नहीं थी कि उनके चेहरे साफ दिख सकें, लेकिन इतना तो साफ था कि यह जोड़ी बेहद सुंदर और आकर्षक थी। उनके नाचने का तरीका उस स्तर पर था जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। उनकी हर हरकत और संगीत की धुन का तालमेल एकदम सटीक था। दोनों की गति इतनी सुसंगत थी मानो वे एक ही मस्तिष्क से काम कर रहे हों। न कोई टकराव था और न ही कोई ऐसी गलती जो नृत्य के प्रवाह को बिगाड़ सके। लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता था कि डांस फ्लोर पर मौजूद वे दोनों वास्तव में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ये दो माहिर नर्तकों के बीच का मुकाबला था। भीड़, खासकर युवा पीढ़ी, दंग रह गई थी। आखिर फ्लोर पर मौजूद लोग या तो उनसे छोटे थे या उन्हीं की उम्र के थे। निखिल और अनामिका को देखने वालों की परवाह नहीं थी। उनके मन में इस समय सिर्फ जीतने की धुन थी। उन्होंने कोई गलती न करने की ठान ली थी और अपना सब कुछ झोंक दिया था। संगीत अपने चरम पर था और उनकी गति तेज थी। जैसे जैसे वे जटिल मुद्राओं में मुड़ते, वे सुनिश्चित करते कि सब कुछ संगीत के प्रवाह के अनुसार हो। जैसे ही गाना अंत की ओर बढ़ा, गति धीमी हो गई। उनके कदम ताल से ताल मिलाने लगे। आसपास का सारा नजारा और लोग ओझल हो गए थे। अब बस वे दोनों थे, अपनी ही दुनिया में अकेले। अनामिका की पन्ना जैसी हरी आंखें चमक उठीं और उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वह इतनी मनमोहक थी कि निखिल की मुस्कान और भी गहरी हो गई। निखिल के शरीर में अनियंत्रित भावनाओं का ज्वार उठा। उसका हाथ अनामिका के गाल को छू गया। उसका शरीर अपने आप काम कर रहा था, जैसे उसे इस शुद्ध आनंद से रोकने वाली कोई जंजीर न हो। लंबे समय में यह पहली बार था जब वह सब कुछ भूलकर आनंद ले रहा था। परिवार, पैसा बचाना, हवेली छोड़ने के बाद क्या करना है, सब कुछ उसे बस वह याद थी। उसने उसे अपने सीने के करीब खींचा और उसने निखिल की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं। उसके खुले काले बाल उसकी आंखों पर पर्दे की तरह गिर गए, लेकिन निखिल उन हरी आंखों को देखना चाहता था। जैसे ही उसने बालों को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, निखिल ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से उसके कंधे पर रख दिया। फिर उसने बड़ी नजाकत से उसके बालों को कान के पीछे किया और उन हरी आंखों ने चमक कर उसका स्वागत किया। अनामिका निखिल को देखती रही। इस पल वह व्यवसाय, कंपनियों और अपनी कठोर बॉस वाली छवि को पूरी तरह भूल चुकी थी। वह आजाद होकर आसमान में उड़ना चाहती थी, मुनाफे, घाटे और फैसलों की दुनिया से दूर, बस बंधन मुक्त होकर। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। संगीत में खोए हुए वे नाचते रहे। जब निखिल का बायां पैर पड़ता, अनामिका का पैर भी ठीक उसी क्षण जमीन छूता। नृत्य के अंतिम चरणों में वे अलग हुए, लेकिन उनके हाथ जुड़े रहे। निखिल ने अनामिका को घुमाया और फिर वापस अपनी ओर खींचा। जैसे ही अनामिका उसकी आगोश में आई, उसके हाथ निखिल के कंधों पर थे और निखिल के हाथ उसकी कमर पर। उसी क्षण संगीत थमा और नीली तथा हरी आंखें एक दूसरे में खो गईं। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई उस अद्भुत प्रदर्शन में डूबा हुआ था। 1 मिनट बाद जब एकांश से और इंतजार नहीं हुआ कि वह अपनी पसंद की लड़की को लेकर फ्लोर पर जाए, तो उसने तालियां बजाईं, जिससे पूरी भीड़ तालियां बजाने पर मजबूर हो गई। यह ऐसा प्रदर्शन था जो लोगों ने केवल टीवी पर देखा था। लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, ये देखकर कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट और तेज कर दी। संगीत खत्म होने के बाद भी निखिल और अनामिका एक दूसरे को गहराई से देख रहे थे। उनकी धड़कनों की रफ्तार बदल गई थी। वह धुंधली सी जान पहचान अब एक मजबूत रिश्ते में बदल चुकी थी। तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर वे अपनी दुनिया से बाहर आए। वे अलग तो नहीं होना चाहते थे, लेकिन भीड़ की प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि जैसे पूरा हॉल कांप रहा हो। उन्होंने एक मुस्कान साझा की और फिर अपने पुराने ठंडे अंदाज में लौट आए। उन्होंने तय किया कि वे ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों के सामने अपना खुशमिजाज पक्ष दिखा दिया था। अब उन्होंने उस पक्ष को फिर से छिपा लिया, किसी सही समय और सही व्यक्ति के लिए। युवराज शुरू से ही सब देख रहा था। अनामिका की मुस्कान देखकर
वह उसमें खो गया था। लेकिन अगले ही पल उसका दिल गुस्से से भर गया। वह मुस्कान उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए थी। उसे लगा कि वह उस लड़की को खो रहा है जिससे वह शादी करना चाहता था। संगीत तेज होने पर उसने अनामिका की सुगठित चाल देखी, जिससे निखिल के खिलाफ बदला लेने का विचार थोड़ी देर के लिए पीछे छूट गया। संगीत खत्म होने पर वह भी अनजाने में जोर जोर से तालियां बजाने लगा। जब बाकी लोग भी शामिल हुए तब उसे होश आया कि वह क्या कर रहा है। लानत है, मैं उन्हें अलग करने के लिए शोर मचा रहा था और लोग इसे तारीफ समझ रहे हैं। खैर, अगली बार मैं उसका पार्टनर बनूंगा और इस लड़के को सबक सिखाऊंगा। युवराज खुद को तसल्ली देता रहा। जैसे ही तालियां रुकी, वह अनामिका के पास जाने ही वाला था कि उसने देखा कि निखिल और अनामिका वहां से गायब हो चुके थे। उसने अपने एक साथी को रोककर पूछा, मिसेस जैन कहाँ गईं? उस साथी ने उसे अजीब नजरों से देखा और सोचा, ये तो स्टेज के सबसे करीब था, फिर भी इसने नहीं देखा, शायद मेरी परीक्षा ले रहा है। उसने जवाब दिया। वह उस चांदी जैसे बालों वाले लड़के के साथ स्टेज के पीछे वाले दरवाजे से चली गई। ये सुनकर युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अभी रेस होने वाली है, मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा, बस इंतजार करो। दूसरी ओर दिया अपने फोन पर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देख रही थी। उसे संदेह था, क्या अनामिका ने मुझसे झूठ बोला? अगर वे पहले कभी नहीं मिले तो उनका डांस इतना तालमेल भरा कैसे था? और वह मुस्कान, उसने अपने पिता और दादा के अलावा किसी मर्द को ऐसी मुस्कान कभी नहीं दी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, इन दोनों के पीछे का रहस्य क्या है? ये देखकर कि दर्शक डांस फ्लोर पर जाने के लिए काफी उत्सुक थे, निखिल ने अनामिका की ओर देखा और कहा, चलो थोड़ी बातचीत करते हैं। क्यों? अनामिका ने अपने कंधे उचकाते हुए उसकी ओर देखा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुमने ये स्टेप्स कहाँ सीखे? दरअसल मुझे लगा कि ये बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं, बस इनका अंदाज मर्दाना है। मैंने घर पर ही अभ्यास किया था, लेकिन करीब 5 साल पहले मैंने इसे छोड़ दिया। जहां तक स्टेप्स के एक जैसे होने की बात है, मैं इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता, निखिल ने ईमानदारी से जवाब दिया। अच्छा, समझी। वह कुछ और कहने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि वे अभी भी डांस फ्लोर के बीच में खड़े हैं। उसने जाने से पहले निखिल पर एक नजर डाली। निखिल उसके पीछे हो लिया। वह इस लड़की को लेकर काफी उत्सुक था। भला वह अपनी जिज्ञासा शांत किए बिना उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता था? दोनों हॉल से बाहर निकले और लिफ्ट से छत पर चले गए। आराम करने और रात की ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए ये एक अच्छी जगह है। आखिर गर्मी का मौसम है, अनामिका ने समझाया। निखिल ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर से हल्का पसीना निकल रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसका सूट कश्मीरी कपड़े का बना था, इसलिए वह काफी हवादार और आरामदायक था। अब वह समझ पा रहा था कि यह सूट इतना महंगा क्यों था। यह बहुत लचीला था और शरीर की हरकतों में बाधा नहीं डालता था। इस समय निखिल ने लिफ्ट की रोशनी का फायदा उठाते हुए अनामिका को ध्यान से देखा। उसके काले बाल, जो पहले पोनीटेल में बंधे थे और डांस के दौरान खोल दिए गए थे, अब उसकी पीठ पर काफी बिखरे हुए थे। हालांकि वे बिखरे हुए थे, लेकिन इससे उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। इसके विपरीत उसके चेहरे के वर्तमान गंभीर भाव के साथ मिलकर यह उसे एक अलग ही आकर्षण दे रहा था। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। उसने पीले रंग का लंबी आस्तीन वाला बॉलरूम वॉल्ट्स इवनिंग गाउन पहना था। गाउन काफी शालीन था और उसकी गर्दन का केवल कुछ हिस्सा ही दिख रहा था। वह गाउन उसकी पतली कमर के ऊपर के हिस्से को बखूबी उभार रहा था, जबकि नीचे का हिस्सा घेरेदार था, जिसका किनारा काला था। अनामिका ने निखिल की नजरों को महसूस किया, लेकिन यह उन नजरों जैसा नहीं था जो अक्सर उस पर पड़ती थीं, हवस, जुनून या लालच से भरी हुई। यह नजर प्रशंसा से भरी थी, इसलिए हमेशा की तरह बुरा महसूस करने के बजाय उसने इस नजर का स्वागत किया। आखिर अगर कोई व्यक्ति उसकी सुंदरता की वास्तव में सराहना करता है तो इसमें क्या गलत था? निखिल को उस समय अनामिका के विचारों का पता नहीं था। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह काफी देर से उसे घूर रहा है। उसे लगा कि ऐसा करना अनुचित है,
इसलिए उसने अपनी नजरें हटा ली। अनामिका के होठों के कोने पर उसकी जानकारी के बिना ही एक मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, कम से कम ये एक सज्जन व्यक्ति तो है। टिंग! आवाज के साथ लिफ्ट खुली। बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि इस 8 मंजिला इमारत की छत पर एक हेलीपैड बना था। उन दोनों का हेलीपैड की प्रशंसा करने का कोई इरादा नहीं था। अनामिका ने छत की लाइटें बंद कर दी। निखिल ने पहले तो उसे देखा, लेकिन फिर आसमान की ओर देखते ही उसे समझ आ गया कि उसने ऐसा क्यों किया। वे छत पर रखी एक बेंच पर जाकर बैठ गए। ये बेंचें छत से जुड़ी हुई थीं, ताकि हेलीकॉप्टर के पंखों की हवा उन्हें उड़ा ना ले जाए। बैठने के बाद वे शांत रहे और चांदनी उन पर चमकती रही। आज आसमान बिल्कुल साफ था, इसलिए भले ही छत की लाइटें बंद थीं, लेकिन पूर्णिमा के चांद के कारण 100 मीटर तक सब साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर की शांति के बाद निखिल ने बात शुरू की। तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है जो तुम्हारे एक निमंत्रण पर शहर के सभी बड़े लोग यहाँ खींचे चले आए? मेरा अंदाजा है कि यह कोई छोटी चीज नहीं है। अनामिका मुस्कुराई और जवाब दिया, उसे रहने दो। कोल्हापुर शहर में अपने परिवार के प्रभाव का इस्तेमाल करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर सकती हूँ, वह भी थोड़ा बहुत। निखिल ने सिर हिलाया। वे पहली बार बात कर रहे थे, इसलिए यह जाहिर था कि वह उसे ऐसी बातें नहीं बताएगी जो उसके लिए जानना जरूरी नहीं थी। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं यहाँ इसी हफ्ते सोमवार को आया हूँ। यहाँ मेरा पहला हफ्ता आज खत्म हो रहा है। मैं यहाँ कुछ शुरू करने की योजना बना रहा हूँ, निखिल ने कुछ देर बाद बताया। अनामिका ने उसे हैरानी से देखा। उसने सोचा भी नहीं था कि निखिल इस शहर का निवासी नहीं है। आखिर उसने उसे यहाँ के युवा रईसों के साथ देखा था और जिस तरह से वे उसका सम्मान कर रहे थे, उसे लगा था कि वह यहीं का है। इससे वह अनुमान लगा सकती थी कि उसकी पृष्ठभूमि अच्छी है, लेकिन निखिल के व्यवहार से वह किसी बिगड़ैल शहजादे जैसा नहीं लग रहा था। वह स्वतंत्र, जिम्मेदार और आकर्षक लग रहा था और उसके चेहरे के हाव भाव से वह बता सकती थी कि वह अक्सर मुस्कुराने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन आज उसने उसकी मुस्कान देखी थी, इसलिए उसे खुद पर थोड़ा गर्व महसूस हो रहा था। वह यह भूल गई कि उसने भी अपनी सबसे शानदार मुस्कान दिखाई थी। तुम इतने छोटे शहर में क्या शुरू करना चाहते हो? अनामिका ने उत्सुकता से पूछा। मैं बस अपनी नींव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं किसी बड़े शहर में यह शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि वहां मुकाबला बहुत कड़ा है, लेकिन मुझे यकीन है कि अंततः मैं बड़े शहरों तक विस्तार करूंगा। मैं अपना एक उद्यम शुरू कर रहा हूँ। अनामिका ये जानकर हैरान थी कि निखिल अकेले ही एक उद्यम शुरू कर रहा था। ये देखते हुए कि वह इसे एक छोटे शहर में शुरू कर रहा था, ये साफ था कि वह अपने दम पर खड़ा हो रहा था, न कि अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के भरोसे। तुम काफी महत्वाकांक्षी हो, वह बुदबुदाई। किसी भी पुरुष में महत्वाकांक्षा की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि है तो वह अधूरा है। भले ही आपकी महत्वाकांक्षा अमीर बनने या व्यवसाय में सफल होने की न हो, लेकिन एक पुरुष का कोई न कोई लक्ष्य होना ही चाहिए, निखिल ने शांति से जवाब दिया। अनामिका उसके शब्दों पर मुस्कुराई। खैर, मैं तुम्हारी सफलता की कामना करती हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, मैं फैशन और टेक्सटाइल उद्योग में एक छोटी कंपनी शुरू कर रही हूँ, लेकिन यह कंपनी मेरी नहीं है। यह मेरी एक सहेली की है जो अभी विदेश में है। वह करीब 2 महीने में वापस आएगी। उसके पास शुरू करने के लिए पूंजी थी, लेकिन अगर वह खुद वापस आकर सब कुछ शुरू करती तो बहुत समय लगता। इसलिए उसने मुझसे कोल्हापुर में इसे शुरू करने में मदद मांगी। इस तरह जब वह वापस आएगी तो उसके पास करने के लिए कुछ होगा और आय का स्रोत भी रहेगा, अनामिका ने कहा। निखिल उसके लहजे में एक तरह की तड़प महसूस कर सकता था। वह सोच रहा था कि वह किस चीज के लिए तड़प रही है। विदेश जाने के लिए, अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए, या स्वतंत्र होने के लिए। हालांकि वह उत्सुक था, पर उसने पूछा नहीं। निश्चित रूप से कंपनी शुरू करने के लिए समर्पण, पूंजी और निर्णय लेने की क्षमता की जरूरत होती है, निखिल ने कहा। अगर उसके पास सिस्टम ना होता तो वह भी इस समय उद्यम शुरू करने का सपना नहीं देख पाता। तो
क्या इसी वजह से तुम सरकारी इमारत में थे? अनामिका ने पूछा। हाँ, उसे एक कारण माना जा सकता है, लेकिन मैं मुख्य रूप से वहां कुछ स्टोर हासिल करने के लिए था, निखिल ने जवाब दिया। अनामिका यह सुनकर हंसी। तुम ऐसा उद्यम शुरू करना चाहते हो जो स्टोर से बना हो? तुम ऐसा कह सकती हो। वास्तव में वे किराने के स्टोर हैं, लेकिन अगर मैं एक उद्यम शुरू कर रहा हूं तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। इसलिए पहली चीज जिसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं वह ग्रोसरी विभाग है। ये चेन स्टोर्स के रूप में होगा, लेकिन उनका स्तर सामान्य से काफी ऊंचा होगा। अच्छा, समझी। तुम कब शुरुआत कर रहे हो? अनामिका ने पूछा। ग्रोसरी विभाग कल खुलेगा, निखिल ने बताया। इतनी जल्दी? अनामिका हैरान थी। निखिल यहाँ सिर्फ एक हफ्ते से था और उसने पहले ही एक विभाग स्थापित कर लिया था। तुम कल आकर देख सकती हो। मैं व्यवसाय के मामले में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी मौजूदगी में तुम मुझे कुछ सुझाव दे सकोगी, निखिल ने चांद की ओर देखते हुए कहा। क्या यह एक निमंत्रण है? अनामिका ने अपनी भौहें झड़ाते हुए पूछा। तुम ऐसा कह सकती हो, निखिल ने चांद से नजर हटाकर वापस उसकी ओर देखते हुए कहा। तो फिर मेरा निमंत्रण पत्र कहाँ है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। निखिल यह सुनकर एक पल के लिए सन्न रह गया। फिर उसने सोचा कि कैसे आज एक कंपनी का स्वागत करने के लिए इतना बड़ा बैंक्वेट आयोजित किया गया था। उसने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया था। निखिल ने अपना सिर खुजलाते हुए जवाब दिया। सच कहूं तो मैंने ऐसा कुछ भी तैयार नहीं किया। मैं इस उद्योग में कोई भव्य प्रवेश नहीं करने वाला था। क्या तुम गंभीर हो? तुम्हें पता है, जब तुम उद्घाटन के दौरान शहर के गणमान्य लोगों को आमंत्रित करते हो तो वे तुम्हारी कंपनी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा को काफी बढ़ावा देते हैं, अनामिका ने गंभीरता से कहा। खैर, मैं कुछ बहुत बड़ा तो शुरू नहीं कर रहा हूं, है ना? वे बस किराने के स्टोर ही तो हैं, निखिल ने जवाब दिया। तुमने इस ग्रोसरी विभाग में कितनी पूंजी निवेश की है? अनामिका ने पूछा। खैर, मैं कुछ बहुत बड़ा तो शुरू नहीं कर रहा हूं, है ना? वे बस किराने के स्टोर ही तो हैं, निखिल ने जवाब दिया। तुमने ग्रोसरी विभाग में कितनी पूंजी निवेश की है? अनामिका ने पूछा। निखिल अपने मन में हिसाब लगाने लगा। स्टोर खरीदने से लेकर सप्लाई अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने तक और वेतन से लेकर उन वाहनों तक जो उसने खरीदे थे। ग्रोसरी विभाग को स्थिर करने के लिए उसने जो राशि खर्च की थी वह 10 करोड़ से अधिक थी। चूंकि वे यहाँ बात कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। मैंने 15 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं, निखिल ने कहा। ये सब उसने इतनी शांति से कहा जैसे उसके लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना सामान्य बात हो। लेकिन उसे कौन दोष दे सकता था? वह चाहता था कि उसका ग्रोसरी व्यवसाय शहर पर राज करे। दूसरे शब्दों में, वह कोल्हापुर के ग्रोसरी बाजार पर एकाधिकार चाहता था। इसलिए उसे खर्च तो करना ही था। जब अनामिका ने निखिल की बात सुनी तो उसकी आंखों में हैरानी साफ झलकने लगी। वह इस बात से स्तब्ध थी कि निखिल ने ग्रोसरी विभाग में इतनी बड़ी रकम निवेश की थी। 15 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी। हालांकि उसने इससे भी बड़े आंकड़े देखे थे, फिर भी उसे लगा कि इतने छोटे शहर में किराने का व्यवसाय शुरू करने के लिए यह बहुत बड़ी राशि है। क्या तुम इस बारे में गंभीर हो? अनामिका ने अविश्वसनीय नजरों से देखते हुए पूछा। निखिल उसके भावों से थोड़ा भ्रमित हुआ। उसने जवाब दिया, मुझे स्टोर लेने थे, सप्लायर तय करने थे, डिलीवरी के लिए वाहन खरीदने थे और ऐसे गोदाम तैयार करने थे जहां सामान ताजा रह सके। निखिल बताता गया कि उसने क्या क्या खरीदा है। वह जितना सुनती उतनी ही हैरान होती। ये कितना अमीर है और क्या इसे यकीन है कि यह अपनी मेहनत का पैसा लगा रहा है? उसके मन में विचार दौड़ने लगे और वह बोल पड़ी, निखिल, क्या यह सिर्फ ग्रोसरी विभाग है? इस तथ्य को देखते हुए कि वे अब भी शुरुआत कर रहे हैं और उनका कोई प्रभाव नहीं है, अगर वे डूब गए तो तुम सब कुछ खो दोगे। निखिल मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा कि उसके पास सिस्टम है। इसके साथ भले ही उसे कम मुनाफा हो, लेकिन नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब तक कि उसके सारे स्टोर एक साथ लूट न लिए जाए या जल न जाए, तब तक एक हफ्ता ही उसके लिए खर्च किए गए पैसे को 100 गुना वसूलने के लिए काफी था।
मैंने पहले से मौजूद किराने की दुकानों को ही खरीदा है, इसलिए मैं मुकाबला बढ़ाने के बजाय प्रतियोगियों की संख्या कम कर रहा हूँ। मैंने पूरे शहर में दुकानें खरीदी हैं, निखिल ने समझाया। अनामिका अब समझ गई कि वह इतना आश्वस्त क्यों था। उसने नए प्रतिद्वंदी पैदा करने के बजाय पुराने वालों को ही अपना बना लिया था और उनकी गुणवत्ता को सर्वश्रेष्ठ कर दिया था। बातचीत के दौरान निखिल को पता चला कि अनामिका ने अपनी सहेली के लिए जो कंपनी शुरू की है, उसकी शुरुआती पूंजी 10 करोड़ थी। अगले महीने से वह काम शुरू कर देगी। इसके बाद निखिल ने अनामिका से पूछा कि क्या वह किसी भरोसेमंद मैनेजर को जानती है। अनामिका 16 साल की उम्र से ही बिजनेस में थी और कई लोगों को जानती थी। हाँ, मैं एक सुझाव दे सकती हूँ, लेकिन वह काम के मामले में काफी सख्त है। कभी कभी वह भूल जाती है कि वह एक कर्मचारी है, खासकर तब जब उसका मालिक कोई गलत फैसला लेता है। अनामिका ने हंसते हुए कहा, इसी वजह से उसे 3 बार नौकरी से निकाला जा चुका है। पिछली बार उसे इसलिए निकाला गया क्योंकि कंपनी के मालिक ने घाटे की भरपाई के लिए अचानक चीजों के दाम बढ़ा दिए थे। उसने साफ कह दिया था कि अगर मालिक ने ऐसा किया तो बिजनेस बंद हो जाएगा। मालिक गुस्से में आ गया और उसे निकाल दिया। निखिल की आंखें चमक उठी। उसे यही तो चाहिए था, एक ऐसा साहसी व्यक्ति जो सिर्फ चापलूसी करने के बजाय कंपनी के हित में सोचे। वह एकदम सही है। क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? वह 3 दिनों में यहाँ होगी, तब मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी, अनामिका ने जवाब दिया। समय देखा तो 9 बजने वाले थे। चूंकि उसने युवराज के साथ रेस लगाने का फैसला किया था, इसलिए वह पीछे नहीं हट सकता था। अभी उसे और पैसे जीतने थे। उन्होंने एक दूसरे के नंबर साझा किए और तय किया कि निखिल कल सुबह 10 बजे उसे होटल से लेने आएगा। जब वे बैंक्वेट हॉल में वापस पहुंचे तो दिया अपनी बात खत्म कर रही थी और कार्यक्रम समाप्त हो रहा था। शहर के बड़े लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, जबकि युवा रईस महिलाओं के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे थे। तभी लोगों का एक समूह उनकी ओर बढ़ा। अनामिका ने तुरंत निखिल को अलविदा कहा और दिया के साथ 8वीं मंजिल पर अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट की ओर चली गई। निखिल की ओर आने वाले समूह का नेतृत्व एक युवक कर रहा था, जिसका चेहरा गुस्से से काला पड़ा था। वह युवराज था। निखिल ने उसके हाव भावों को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उसे इस यंग मास्टर का घमंड तोड़ना ही था। तुम्हारी हिम्मत तो देखो बच्चे, युवराज ने पास आते ही किसी गैंगस्टर की तरह धमकी भरे लहजे में कहा। निखिल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पीछे खड़े एकांश और अन्य लोगों की ओर देखा। क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ, हम रेस जीतने के लिए तैयार हैं, एकांश ने युवराज का गुस्से से तमतमाया चेहरा देखते हुए जवाब दिया। युवराज को अनदेखा किया जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया क्योंकि अभी रेस बाकी थी। युवराज ठंडी मुस्कान के साथ बोला, चलो समय बर्बाद नहीं करते, सीधे ट्रैक पर चलते हैं। मैं इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं। और वह अपने चमचों के साथ बाहर निकल गया। एकांश और बाकी लोग मन ही मन हंसे। वे इस मुकाबले के लिए बेताब थे। निखिल सबसे आगे था और वे सब अंडरग्राउंड पार्किंग की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से हर एक की अपनी कार नीचे खड़ी थी। निखिल, तुम बहुत कमाल हो। तुमने हमसे कहा था कि तुम आज किसी पार्टनर के साथ नहीं आए हो, तो पता चला कि तुम्हारी पार्टनर असल में बैंकेट की होस्टेस थी। हाँ निखिल, ये ठीक नहीं है। देखो, तुमने हमें ये सोचने में कितना समय बर्बाद करने पर मजबूर किया कि डांस के लिए तुम्हारी पार्टनर कौन होगी। अंत में तुम्हारी पार्टनर तो पहले से ही यहाँ थी। अब हम जोकर लग रहे हैं। कैसे हम उसे और तुम्हें मिलाने की बातें कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने तो उसे उसी की दावत में आमंत्रित कर दिया। हम कितने महान हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि यह हमारी तीसरी मुलाकात है। वास्तव में मैं उससे पहली बार बात कर रहा हूँ। जब निखिल ने समूह की बकवास सुनी तो वह खुद को टोकने से नहीं रोक सका, लेकिन हमेशा की तरह निखिल की बातों को अनसुना कर दिया गया। दरअसल समूह को लगा कि वह बस झूठ बोलकर बचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वे और भी बकवास करते रहे। निखिल, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो।
जिस तरह से तुम दोनों ने एक दूसरे से बात की वह उन दो लोगों की तरह नहीं लग रहा था जो एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। हाँ, तुम चाहे कुछ भी कहो, हम तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकते जो तुम हमें सफाई देने से बचने के लिए कहोगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि तुम दोनों बैंक्वेट हॉल से बाहर चले गए और अकेले में कुछ चर्चा की। तुम हमें बताओ, अगर तुम दोनों ने पहले कभी बात नहीं की थी तो हॉस्टेस तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए कैसे तैयार हो गई? इस मोड़ पर निखिल केवल बेबसी से अपना सिर हिला सका और मन ही मन सोचने लगा, ऐसा लगता है कि ये लोग कभी विश्वास करते हैं जब उनसे झूठ बोला जाए। आखिरकार ये पहली बार नहीं था जब उसने सच कहा था और उन्हें लगा कि वह उनसे झूठ बोल रहा है। इसका एक अच्छा उदाहरण पिछली बार माउंट ब्राइड की रेस थी। हालांकि वह पहली बार कार नहीं चला रहा था, लेकिन वह पहली बार किसी रेस में भाग ले रहा था और अगर सिस्टम ने उसे पेशेवर ड्राइविंग कौशल प्रदान नहीं किया होता तो वह स्टीव और एकांश के समूह दोनों को नहीं हरा पाता, वह बुरी तरह हार जाता। वैसे मुझे युवराज का चेहरा देखकर बड़ा मजा आया। हाँ, उस लड़के को इतनी अकड़ की आदत है कि जब भी वह हमें देखता है वह हमारे सामने अपनी ताकत दिखाने का रास्ता ढूंढता है। अब हॉस्टेस का पार्टनर होने के बारे में इतनी डींगे हाँकने के बाद अंत में वह डांस में हिस्सा तक नहीं ले पाया। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। शेखी बघारते समय उसने कभी नहीं सोचा था कि वह निखिल के सामने प्रदर्शन करने वाला एक बंदर है। मैं उसे निखिल से मुकाबला करने के बाद फिर से हारते हुए देखने का इंतजार नहीं कर सकता। सही बात है, चलो जल्दी करते हैं ताकि हम उसे हारते हुए देख सकें और साथ ही उसे अपने शहर कंगाल होकर वापस भेज सकें। लिफ्ट का उपयोग करके वे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे। वहां से उन्होंने वह लिफ्ट ली जो अंडरग्राउंड पार्किंग की ओर जाती थी। इस युग की अधिकांश इमारतों में यही विशेषता थी। यह सिर्फ एक और सुरक्षा उपाय था जिसे उन्होंने लागू किया था। आखिर ये लोगों को चुपके से अंदर आने से रोकता था। जैसे ही वे अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचे, समूह का हर व्यक्ति तुरंत अपनी अपनी कार में चला गया। उस दिन बैंक्वेट में शामिल होने वाले सभी लोग अमीर परिवारों से थे। हालांकि वे एक ही स्तर पर नहीं थे क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक दूसरे से अलग थी। लेकिन अंततः बैंक्वेट में शामिल होने वाले सभी के पास कम से कम $1 मिलियन की कार थी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने कारें एक ही दिन में खरीदी थीं। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी कारों को खरीदने से पहले कम से कम आधे साल या शायद 1 साल तक मिले हुए पैसों की बचत की थी। इस बार एकांश और अन्य लोगों को लगा कि निखिल अपनी बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी के साथ आया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे बुगाटी वेरॉन की ओर बढ़ते देखा जो उनकी स्थिति से ज्यादा दूर नहीं खड़ी थी, वे पूरी तरह दंग रह गए। जब वे पहले अंडरग्राउंड पार्किंग में आए थे तो उनमें से हर किसी का ध्यान इस बात पर टिका था कि निखिल के रेस जीतने के बाद वे कितना कमाएंगे। इसलिए जैसे ही वे पार्किंग में पहुंचे, वे बेसब्री से अपनी कारों में बैठ गए, माउंट ब्राइड की ओर जाने के लिए तैयार। केवल एकांश और कोल्हापुर शहर के 5 बड़े परिवारों के अन्य 4 लोग ही वहीं रुके थे। सच में निखिल, तुम कितने राज छुपा रहे हो? एकांश यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। ज्यादा नहीं, निखिल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और बुगाटी वेरॉन के दरवाजे खोले। दरवाजे किसी पंख या आसमान में उड़ते पक्षी की तरह थे। जैसे ही अपनी कारों में बैठ चुके लोगों ने बाहर हलचल देखी, वे तुरंत एकांश और अन्य लोगों की ओर भागे। बुगाटी वेरॉन को देखते ही वे भी बहुत हैरान रह गए। एक साधारण बुगाटी वेरॉन की कीमत 30 से 40 मिलियन डॉलर के बीच होती है और जिस तरह से निखिल की बुगाटी वेरॉन दिख रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि यह एक कस्टमाइज्ड कार थी। इसलिए यह स्पष्ट था कि इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। निखिल, क्या मैं इसके इंटीरियर को देख सकता हूँ? एकांश ने तुरंत उस लड़की को छोड़ दिया जिसका हाथ उसने पकड़ रखा था और एक पागल की तरह बुगाटी वेरॉन की ओर झपटा। ये समझा जा सकता था क्योंकि वहां मौजूद सभी लोगों को
रेसिंग का बहुत शौक था, इसलिए एक स्पोर्ट्स कार को देखकर उनका जुनून जाग उठा। निखिल ने एकांश के अनुरोध को मान लिया। निखिल की सहमति पर न केवल एकांश बल्कि पूरा समूह उसकी प्रशंसा करने के लिए बुगाटी वेरॉन की ओर दौड़ पड़ा। निखिल ने जब उन्हें याद दिलाया कि उन्हें रेस के लिए देर हो रही है, तब जाकर वे होश में आए। तुमने इस कार को लेने में कितना खर्च किया? अनिल ने पूछा। ज्यादा नहीं, इसकी कीमत लगभग $73 मिलियन होनी चाहिए, निखिल ने लापरवाही से जवाब दिया। हालांकि $73 मिलियन एक बड़ी राशि थी, लेकिन निखिल वह नहीं था जिसने यह पैसा चुकाया था। ये तो सिस्टम से मिला एक इनाम था। लेकिन बेशक समूह की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि बुगाटी वेरॉन की कीमत लगभग $100 मिलियन है, वे अवाक रह गए। जहां तक निखिल की इस बात का सवाल था कि कार की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है, उन्होंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एक लग्जरी कार पर $50 मिलियन से ज्यादा खर्च करना बहुत बड़ी रकम कैसे नहीं हो सकती। अगर यह पैसा जमीन का टुकड़ा खरीदने पर खर्च किया जाता तो वे इसे स्वीकार कर सकते थे, लेकिन अब यह सारा पैसा एक बुगाटी वेरॉन, एक स्पोर्ट्स कार खरीदने पर खर्च किया गया था। उनके विचारों के अनुसार इस कार का उपयोग केवल दिखावे के लिए किया जा सकता था। करीब 5 मिनट की और गपशप के बाद समूह होटल से निकलकर माउंट ब्राइट की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने में उन्हें 30 मिनट से ज्यादा का समय लगा। वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि युवराज और उसके चेले पहले ही पहुंच चुके थे और उनके बेताब चेहरे से साफ था कि वे काफी समय पहले आ गए थे और उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन समूह को उसकी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं थी। आखिरकार वे इस दौड़ को पहले ही जीता हुआ मान रहे थे। मुझे लगा कि तुम डर गए हो, युवराज ने निखिल और अन्य लोगों को रेसिंग प्रतियोगिता के प्रभारी प्रबंधन कार्यालय में पहुंचते देख कहा। मुझे डर था कि हमारे पहुंचते ही तुम भाग जाओगे। पता चला कि तुम हारने से नहीं डरते, इस्माइल ने पलटकर जवाब दिया। हाँ, बस प्रतियोगिता खत्म होने तक इंतजार करो। युवराज गुस्से में हंसा और ऑफिस के अंदर चला गया। एकांश और अन्य लोग मन ही मन हंसते हुए उसके पीछे हो लिए। पारस को युवराज ने पहले ही बता दिया था कि आज क्या होने वाला है। पहले पारस ने सोचा था कि शहर में होने वाले बैंकेट के बारे में सुनकर कोई बड़ी रेसिंग नहीं होगी, लेकिन किसने सोचा था कि ये युवा मालिक अभी भी प्रतिस्पर्धा करने आएंगे। लेकिन ये सब उसके लिए ठीक था, क्योंकि वह और अधिक कमाने वाला था। जैसे ही उसे पता चला कि कौन मुकाबला करने जा रहा है, उसने दया भरी नजरों से युवराज की ओर देखा। लेकिन यह सब बस कुछ पलों के लिए था, क्योंकि उसकी नजर निखिल की ओर मुड़ गई। मिस्टर निखिल, क्या आपने मेरे प्रस्ताव के बारे में सोचा है? उसने मुस्कुराहट के साथ पूछा। मेरा जवाब अभी भी वही है, निखिल ने उत्तर दिया। दूसरी ओर पारस केवल बेबसी से अपना सिर हिला सका। युवराज यहाँ एकांश और अन्य लोगों से मुकाबला करने आता रहा था। उसका कौशल काफी अच्छा था, लेकिन जिससे वह मुकाबला करने जा रहा था, उसके सामने वह एक बच्चा ही था। आगे बढ़ो और अपनी शर्तें लगाओ, मैं उन्हें आपके लिए रिकॉर्ड कर लूंगा, पारस ने एक किताब निकालते हुए कहा। युवराज ने एक पल के लिए निखिल को घूरा और फिर एक ठंडी मुस्कान दी। निखिल पर अपनी नजरें टिकाए हुए उसने एक एक शब्द करके कहा, अगर मैं यह रेस जीतता हूं तो मैं चाहता हूं कि तुम निखिल मिस ग्रेवी से दूर रहो, और दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि तुम शहर के बीचों बीच घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफी मांगो। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सुनने वाली भीड़ की सांसें थम गई। युवराज ने जो शर्तें रखी थीं, उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया था कि हारने के बाद निखिल की कोई प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। दूसरी ओर जैसे ही निखिल ने युवराज को अनामिका का जिक्र करते सुना, उसकी आंखें ठंडी हो गईं, लेकिन वह फिर भी शांत रहा और बोला, कोई बात नहीं। जैसे ही युवराज ने देखा कि निखिल ने स्वीकार कर लिया है, वह खुशी से झूम उठा। रेस जीतने के बाद वह न केवल यह सुनिश्चित करेगा कि निखिल अनामिका से दूर रहे, बल्कि उस अपमान का बदला भी लेगा जो उसने आज रात झेला था। तुम्हारे पास कितने शेयर हैं? निखिल ने पूछा। ये सवाल सुनते ही युवराज की भौहें तन गईं। मेरे शेयरों का क्या? उसने पूछा। क्योंकि अगर मैं रेस हारता हूं
तो मेरी प्रतिष्ठा पर दाग लगेगा। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा चुकाना होगा जो मेरी प्रतिष्ठा के लायक हो। तो मेरी शर्त यह है कि यदि तुम हारते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने पास मौजूद सभी शेयर मुझे दे दो, और साथ ही $100 मिलियन भी। जैसे ही निखिल ने अपनी शर्तें बताईं, वहां मौजूद सभी लोगों के मन में एक ही विचार आया, क्या यह दांव कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं लगाया गया है? जैसे ही निखिल की बात युवराज के कानों में पड़ी, उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया। निखिल की मांग उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अगर वह यह दांव हार गया तो वह सिर्फ कुछ डॉलर नहीं बल्कि बहुत कुछ खोने वाला था। वर्तमान में उसके पास अपने पिता की कंपनियों के कुछ शेयर थे। ये शेयर उसे इसलिए दिए गए थे ताकि वह मीटिंग्स में शामिल हो सके और कंपनियों में एक अच्छा पद संभाल सके। इसके पीछे मकसद यह था कि पिता के रिटायर होने से पहले वह काम के गुर सीख ले। युवराज कंपनी को जितना ज्यादा फायदा पहुंचाता, उसके पिता उस पर भरोसा करके उतने ही ज्यादा शेयर उसे सौंपते। इसलिए उन शेयरों को किसी को दे देना उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता, जिससे उसके पिता निश्चित रूप से नाराज होते। नहीं, सिर्फ नाराज नहीं, वे उससे पूरी तरह निराश हो जाते। सोचते सोचते उसके मन में आया, क्या एक औरत के लिए यह सब खोना ठीक है? लेकिन इससे पहले कि उसके विचार कहीं और भटकते, निखिल की आवाज ने उसे टोक दिया। क्या तुम्हें लगता है कि यह बहुत ज्यादा है? शायद तुम्हें अपनी जीत पर भरोसा नहीं है। निखिल ने युवराज की ओर देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें घुटनों के बल पूरे शहर में माफी मांगते हुए घुमाता, लेकिन उससे मेरा कोई भला नहीं होगा। आखिर तुम्हारी प्रतिष्ठा और गरिमा से मुझे क्या लेना देना? इसलिए मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जो मेरे काम आ सके। उसने अपनी बात जारी रखी, फिलहाल मेरे पास संपर्कों की कमी है। ये शेयर इसमें मेरी मदद करेंगे। रही बात उन $100 मिलियन की, तो वह मेरी कार के रखाव के काम आएंगे। युवराज का चेहरा और भी उतर गया। निखिल की बातों ने उसे और भी आग बबूला कर दिया था, लेकिन उसने फिर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा। वह जानता था कि यह दांव लगाना समझदारी नहीं है। वह घमंडी भले ही था, लेकिन बेवकूफ नहीं था। अगर तुम में इतना आत्मविश्वास नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ, हमारा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे साथ रेस लगाकर मैं तुम पर एहसान ही कर रहा हूँ। रही बात मिसेस जैन की, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत है। अगर तुम उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते तो दूसरों के खुद से बेहतर होने पर उन्हें दोष मत दो। इसीलिए तुम्हारे साथ दांव लगाने के लिए मैं तुम्हारा एक पैसा भी कर्जदार नहीं हूँ। ये कहकर निखिल जाने के लिए मुड़ा। हालांकि वह इस आदमी से दांव लगाकर कुछ पैसे कमाना चाहता था, लेकिन अगर सामने वाले में हिम्मत ही नहीं थी तो वह उसे रेस के लिए मनाने वाला नहीं था। निखिल के लिए शहर के बीचों बीच घुटने टेक कर माफी मांगना उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा की हानि थी। वह एक बड़ा उद्यम शुरू करने जा रहा था। अगर उसका ऐसा कोई काला इतिहास होता तो भविष्य में उसके उद्यम की प्रतिष्ठा के लिए यह अच्छा नहीं होता। इसलिए अगर युवराज चाहता था कि वह उस पर दांव लगाए तो उसे निश्चित रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। यहाँ तक कि निखिल ने जो मांगा था वह बहुत कम था। आखिरकार प्रतिष्ठा कम होने से उसका मुनाफा कम होता और उसे नुकसान भी हो सकता था। उसकी प्रतिष्ठा की कीमत कहीं ज्यादा थी। उसने दांव के लिए हामी सिर्फ इसलिए भरी थी क्योंकि उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। ओह, तुम किसे कह रहे हो कि वह काबिल नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? तो फिर तय रहा। मैं तुम्हें अपने हाथ के सारे शेयर और एक $150 मिलियन दूंगा। उन अतिरिक्त 50 मिलियन को दान समझ लेना। युवराज बिना सोचे समझे दहाड़ा। इस पल उसे याद आया कि वह रेसिंग में बहुत माहिर है, तो फिर उसे हारने का डर क्यों होना चाहिए? वह इसमें और भी जोड़ सकता है। वह 50 मिलियन तो बस ये सुनिश्चित करने का तरीका था कि निखिल उसका आत्मविश्वास देखकर पीछे न हट जाए। वह उसे ललचा रहा था। निखिल के कदम ठिठक गए और उसने टूटी हुई भौहों के साथ युवराज की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा
क्या उसने बहुत कम पैसे मांगे थे? अगर उसे पता होता कि यह आदमी इतने पैसे दे सकता है तो वह निश्चित रूप से उससे कुछ और $1 मिलियन उगलवा लेता। युवराज और बाकी लोगों के लिए 50 मिलियन सिर्फ 50 मिलियन थे, लेकिन निखिल के लिए जब तक वह उन्हें सही तरीके से हासिल करता, सिस्टम के जरिए वे 100 गुना बढ़ जाते। अंत में उसके पास $5 बिलियन होते। इसलिए उसने इसे स्वीकार कर लिया। अपने खाते में कुछ $1 बिलियन होने से वह निश्चित रूप से अपने पैर तेजी से जमा पाएगा। साथ ही युवराज के शेयर मिलने की बात तो अलग थी ही। निखिल ने पारस की ओर देखते हुए कहा, ठीक है फिर चलिए एक अनुबंध साइन करते हैं। जो भी इसके खिलाफ जाएगा उसे मूल राशि का 3 गुना भुगतान करना होगा। न केवल पारस बल्कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। क्या यह निखिल कोई मुनाफाखोर था? वह यह सुनिश्चित करने के तरीके ढूंढ रहा था कि युवराज को ज्यादा भुगतान करना पड़े। इसी पल युवराज ने भी गौर किया कि निखिल उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन चूंकि वह मान चुका था इसलिए वह अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहता था। इसके अलावा उसे अपनी ड्राइविंग पर इतना भरोसा था कि हारने जैसी बात से डरने का सवाल ही नहीं था। युवराज ने कहा, ठीक है अनुबंध साइन करते हैं, और मैं चाहता हूं कि अनुबंध का उल्लंघन करने की एक शर्त यह भी हो कि अगर किसी से भुगतान करने के लिए कहा जाए और वह 10 सेकंड से ज्यादा हिचकिचाए तो इसे अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। वह जानता था कि चूंकि निखिल के अनामिका के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से उसके सामने अपनी छवि खराब नहीं करना चाहेगा। इसलिए संभावना थी कि वह हिचकिचाएगा। वही हिचकिचाहट युवराज चाहता था। जब निखिल ने उसके शब्द सुने तो उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, शायद मैं अकेला नहीं हूँ जिसे लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा के लिए चुकाई गई कीमत बहुत कम है। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है। तुम्हारे वर्तमान शेयरों का तिगुना अगर हारने के बाद तुम अपने सारे शेयर मुझे दे दोगे तो अनुबंध का उल्लंघन करने के बाद तुम उसे तिगुना कैसे करोगे? निखिल ने उत्सुकता से पूछा। युवराज हैरान रह गया क्योंकि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने कहा, मैं अपनी संपत्ति से इसकी भरपाई कर दूंगा। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारी अचल संपत्ति तुम्हारे पास मौजूद शेयरों की कीमत से 2 गुनी है? निखिल ने भौहें चढ़ाकर पूछा। वह देख सकता था कि यह आदमी यहाँ कोई लूप होल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर उसके शेयरों की कीमत 1 बिलियन थी तो उसके पास कम से कम 2 बिलियन की संपत्ति होनी चाहिए थी। क्या यह संभव था? ये देखते हुए कि उसका अपना कोई बिजनेस नहीं था, वह सिर्फ शेयरों का मालिक था। यह स्पष्ट था कि उसकी संपत्ति इतनी बड़ी राशि तक नहीं पहुंच पाएगी। खुद को पकड़े जाते देख युवराज एक पल के लिए झेंप गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं अपने पिता से शेयरों का हिस्सा मांग लूंगा। युवराज के साहस से न केवल निखिल बल्कि एकांश और अन्य लोग भी हैरान थे। कुछ पल बाद वे यह सोचकर मुस्कुराए कि कैसे यह आदमी ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में कंगाल होने वाला है। ठीक है फिर, लेकिन तुम्हारे पिताजी को अपनी जुबान देनी होगी, वरना यह शर्त मान्य नहीं होगी, निखिल ने याद दिलाया। यह सुनकर युवराज भी घबरा गया। वह जानता था कि उसके पिता इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए उसने सिर्फ अपने दांत पीसे और नफरत भरे स्वर में कहा, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, तो फिर इस शर्त को हटा दो। समझौते के अनुसार व्यक्ति को भुगतान करना ही होगा, यदि नहीं तो ऑफ ट्रैक रेसर्स का कानूनी विभाग उस पर मुकदमा चलाएगा। युवराज ने देख लिया था कि वह नुकसान में पड़ रहा है। अंत में उसने अपने शब्द वापस लेने का फैसला किया। वैसे भी उन्होंने अभी तक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। निखिल की नजरों में युवराज की इज्जत शून्यस्त बढ़ गई। ऐसा लगा कि यह लड़का जानता है कि जब चीजें उसके बस से बाहर हो जाएं, तो कब हार माननी चाहिए। इसलिए उसने उसे ताना मारने की कोशिश नहीं की। वह जो खोने वाला था वह उसे लंबे समय तक तड़पाने के लिए काफी था, लेकिन अगर उसने दोबारा मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की तो निखिल उसे निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। तो निखिल और युवराज के दांव तय हो गए, लेकिन कुछ और लोग भी थे जो इसका फायदा उठाना चाहते थे, है ना? क्या तुम हमारे साथ भी दांव लगा सकते हो? हमें ज्यादा नहीं चाहिए,
अगर तुम रेस हारते हो तो हम में से प्रत्येक के लिए बस $5 मिलियन। हम कुल 16 लोग हैं, जो कुल 80 मिलियन होगा। ये राशि युवा मास्टर युवराज के लिए तो मामूली जेब खर्च जैसी है ना? एकांश ने चुटकी ली। युवराज ने भौहें सिकोड़ी। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग इतने आश्वस्त क्यों हैं? लेकिन मैं हार नहीं सकता। अगर कुछ लोग शहर के बीचों बीच घुटने टेकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए वह तुरंत दांव के लिए राजी हो गया। इससे पूरा समूह बहुत खुश हो गया। वे कुछ मुफ्त के डॉलर कमाने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें बस वहां बैठना था, निखिल के रेस जीतने का इंतजार करना था और फिर अपने पैसे लेने थे। हालांकि वे सभी बड़े परिवारों से थे, लेकिन उनका मासिक खर्च केवल कुछ लाख में था, जबकि एकांश और बाकी 4 का 2 महीने में लगभग 1 मिलियन था, जो कि प्रतिमाह 5 लाख के बराबर था। बेशक इस पैसे की निगरानी की जाती थी। अगर वे इसे लापरवाही से खर्च करते तो अगले महीने का खर्च कम कर दिया जाता। अगर वे प्रत्येक 5 मिलियन कमाते तो उनके पास बेहतर स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा होता। इसी विचार ने उनके खून में उबाल ला दिया और वे भूखी नजरों से युवराज को घूरने लगे। उनकी नजरों ने युवराज को डरा दिया। वह सोचने लगा कि इन लड़कों को क्या हो गया है कि वे उसे निगल जाने वाली नजरों से देख रहे हैं। बॉस, आपको यह देखना चाहिए। एक चेला युवराज की ओर भागा और उसे एक वीडियो दिखाया। वीडियो देखते ही युवराज के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वीडियो वह था जिसमें शुक्रवार को रेस के दौरान निखिल की कार दिखाई गई थी। हालांकि इसे रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन चूंकि निखिल ने अपनी छवि पोस्ट करने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए इसमें केवल उसकी पीठ दिखाई दे रही थी, चेहरा नहीं। उस पीठ को देखते हुए जो पहचानी हुई सी लग रही थी, युवराज ने एक पल के लिए निखिल की ओर देखा और मन ही मन सोचा, कहीं मेरे साथ खेल तो नहीं खेला जा रहा? भले ही उसे सड़कें ठीक से याद नहीं थी, लेकिन वह यहाँ अपनी ड्राइविंग स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करने वाला था। गियर बदलते ही उसकी कार युवराज की कार से भी तेज रफ्तार पकड़ने लगी। यहाँ तक कि एकांश भी यह देखकर दंग रह गया। हालांकि अंतर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सच यही था कि निखिल की कार युवराज से तेज थी। युवराज ने भी यह गौर किया। उसने एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया, पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। निखिल की कार दूरी बनाती जा रही थी और उनके बीच का फासला बढ़ता ही जा रहा था। जब वे एक मोड़ पर पहुंचे तो युवराज को उम्मीद थी कि वह अपनी बेहतरीन ड्राइविंग से निखिल को पछाड़ देगा, लेकिन हुआ इसके उलट। निखिल की कार ने अपनी रफ्तार बिल्कुल कम नहीं की। उसने एक जबरदस्त ड्रिफ्ट मारी और एक तरफ के टायर जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ गए। पिछली बार की तुलना में यह ड्रिफ्ट कहीं बेहतर थी। पिछली बार तो टायर इतने ऊंचे उठ गए थे कि लगा कार पलट जाएगी। दूसरी ओर युवराज को उस तीखे मोड़ को पार करने के लिए अपनी गति काफी कम करनी पड़ी। जब तक उसने फिर से रफ्तार पकड़ी, उसने देखा कि उनके बीच का अंतर बढ़कर 150 मीटर से ज्यादा हो चुका था। और यह तो बस शुरुआत थी। पहली बार युवराज ने अनुभव किया कि प्रोफेशनल ड्राइविंग किसे कहते हैं। बस कुछ ही मोड़ों के बाद उसे निखिल की कार की टेल लाइट्स दिखना भी बंद हो गई थी। इसके साथ ही पिछले कई सालों से उसे जो घमंड था कि वह मौजूदा युवा पीढ़ी का सबसे बेहतरीन ड्राइवर है, वह चकनाचूर हो गया। गाड़ी चलाते समय उसकी आंखों की चमक खो गई। उसने पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे रेस से हार माननी पड़ी। अब वह केवल रेस पूरी कर रहा था और कुछ नहीं। दूसरी ओर उसे अपने हाथ से जाते हुए शेर साफ दिखाई दे रहे थे। नहीं, वे हाथ से फिसल नहीं रहे थे। उसने तो खुद उन्हें दोनों हाथों से परोस दिया था। आखिरकार अब तक वह जान चुका था कि निखिल कौन है। उसने वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति से मुकाबला करने का फैसला किया था जिसे रेसिंग की दुनिया में एक खिताब दिया गया था। उसने ड्राइविंग के देवता निखिल से मुकाबला करने की गलती कर दी थी। इस बार निखिल ने रेस पूरी करने में 30 मिनट और 23 सेकंड का समय लिया। हालांकि यह उसके द्वारा पहले बनाए गए रिकॉर्ड के बराबर नहीं था, लेकिन इसका कारण यह था कि इस बार उसने जिस कार का इस्तेमाल किया था वह गति के मामले में कमतर थी।
यदि कार की अधिकतम गति अधिक होती तो यह निश्चित था कि वह अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देता। वह सड़क से जितना परिचित होता गया, फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए कम से कम समय का उपयोग करने के लिए वह उतनी ही अधिक रणनीतियों का उपयोग कर सकता था। भीड़ और भी अधिक उत्साहित हो गई। पहली बार जब से युवराज ने कोल्हापुर शहर की युवा पीढ़ी के खिलाफ रेस शुरू की थी, वह हार गया था। इसके अलावा वह बुरी तरह हार गया था। आखिरकार वे स्क्रीन पर देख सकते थे कि युवराज ने रेस से हार मान ली थी। वह सामान्य गति से गाड़ी चला रहा था और अनुमान था कि वह लगभग 20 मिनट में फिनिश लाइन तक पहुंच जाएगा। जैसे ही भीड़ ने देखा कि कार मोड़ों पर कैसे मुड़ रही है, वे तुरंत जान गए कि ड्राइवर कौन था। वह उनके ड्राइविंग डीटी निखिल थे। आखिरकार वहां ऐसा कोई नहीं था जिसने निखिल के अलावा कुछ ऐसा पागलपन भरा करने की हिम्मत की हो। उपस्थित लोगों में से अधिकांश, यदि 99% नहीं तो सभी कोल्हापुर शहर के निवासी थे। इस बार माउंट ब्राइट पर फिर से प्रशंसा की गूंज और शोर सुनाई दिया। इस बार यह और भी तेज था क्योंकि दर्शक इस बात से खुश थे कि उनके शहर की प्रतिष्ठा बच गई थी। इतना ही नहीं, शुक्रवार की रात की तुलना में कम से कम 40% अधिक लोग थे। कुछ के पास तो बैठने की जगह भी नहीं थी। उस दिन पारस ने निश्चित रूप से अच्छी खासी कमाई की। आखिरकार आने वाले सभी लोगों को थोड़ा शुल्क देना पड़ता था। इस पैसे का उपयोग यहाँ इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के रखरखाव के साथ साथ पुरस्कार राशि और यहाँ काम करने वालों के वेतन के लिए किया जाता था। जितनी अधिक रेस आयोजित की जाती थी, ऑफ ट्रैक रेसर्स को उतनी ही अधिक धनराशि प्राप्त होती थी। फेरारी रोमा पार्क करने के बाद निखिल एक हाँफते हुए एकांश के साथ बाहर निकला। यह लड़का बुरी तरह डर गया था जब उसने खुद अनुभव किया कि कार कैसे मुड़ी और ड्रिफ्ट हुई। बाहर से देखने वालों को जाहिर तौर पर ड्रिफ्टिंग या ऐसी कार के अंदर होने का एहसास नहीं होगा जिसके पलटने का खतरा हो। इसलिए हालांकि एकांश ने सोचा था कि यह मजेदार होगा, इस बार वह रवि का सम्मान करने के लिए मजबूर था क्योंकि वह अधिक गति से चलाई जा रही कार में टिकने में कामयाब रहा था। जैसे ही दोनों कार से बाहर आए, एंड्रयू ने पूछा, एकांश बताओ कैसा रहा? बेहतर होगा कि तुम इसे आजमाने की कोशिश न करो। मैं डर के मारे लगभग अपनी पैंट गीली करने वाला था। एकांश ने कुछ गहरी सांसें लेते हुए कहा, क्या यह इतना डरावना है? क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो ताकि केवल तुम ही निखिल की ड्राइविंग का अनुभव ले सको? इस्माइल ने संदेह से एकांश की ओर देखते हुए पूछा। दूसरों के मन में भी यही विचार था। हाँ, अगर मौका मिले तो तुम लोग खुद इसे आजमा सकते हो, लेकिन मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। ड्राइविंग के मामले में निखिल एक सन की है। एकांश ने जैसे ही देखा कि वे उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसने उन्हें झिड़क दिया। समूह ने निखिल की ओर अपनी निगाहें घुमाने से पहले एकांश की ओर देखा। वे निखिल की ड्राइविंग के बारे में काफी उत्सुक थे। निखिल को देखने पर वह सामान्य लग रहा था। वे सोच रहे थे कि क्या वे दोनों एक ही कार में थे या नहीं। निखिल को इन अजीब निगाहों का कारण नहीं पता था, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज किया और युवराज के रेस खत्म करने का इंतजार करने का फैसला किया। फिलहाल रात के 11 बज चुके थे। चूंकि अगले दिन उसकी एक मीटिंग थी, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह अच्छी नींद ले, अन्यथा वह ग्रोसरी विभाग के ऊपरी प्रबंधन की बैठक कैसे करने वाला था। इसलिए वह चाहता था कि यह लड़का रेस जल्दी खत्म करे ताकि वह मिलने वाले पुरस्कार प्राप्त कर सके। वह एक जगह ढूंढकर समूह के साथ बैठ गया। करीब 20 मिनट बाद आखिरकार युवराज पहुंचा। कार पार्क करने के बाद वह उससे नीचे नहीं उतरा, इसके बजाय वह अंदर ही बैठा रहा। जैसे ही वे सोच रहे थे कि वह कार से नीचे नहीं आएगा, दरवाजा खुला और युवराज बाहर निकला। उसके चेहरे के भाव 1 घंटे पहले की तुलना में बिल्कुल विपरीत थे। अहंकार पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी आंखें खोई हुई लग रही थीं, लेकिन गहराई से देखने पर दुख और गुस्सा साफ देखा जा सकता था। हालांकि दुख अधिक हावी था। एकांश और अन्य लोगों को उसकी भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आखिरकार उनके खिलाफ रेस जीतने के बाद
उसने कभी उनकी परवाह नहीं की थी। वह हमेशा उन्हें ताना मारता और कहता कि उन्हें रेसिंग छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उनका कौशल उसके बराबर नहीं है। हा हा हा, युवा मालिक युवराज, वहां क्या हुआ था? सक सक सक। मुझे लगा था कि युवा मालिक एक प्रो है। पता चला कि वह मुकाबला तक नहीं कर सके। 20 मिनट का अंतर, ये बहुत ज्यादा है। सही कहा। यहाँ तक कि जब उसने हमें हराया था तब भी अंतर अधिकतम 1 मिनट का होता था। युवा मालिक युवराज, आपने भी कुछ समय पहले खुद को सबसे अच्छा ड्राइवर होने का दावा किया था। अब यहाँ एक असली प्रो है। क्या आप तुलना भी कर सकते हैं? अरे दोस्तों, हमारे युवा मालिक युवराज को इतना उत्तेजित मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि वह अपनी शर्त पूरी न कर पाए। अब जब तुमने मुझे यह याद दिलाया तो मैं लगभग भूल ही गया था कि उस पर मेरे $5 मिलियन बकाया है। समूह युवराज को ताना मारता रहा और यह सुनिश्चित किया कि युवराज ने इतने सालों तक उन्हें दबाकर जो गुस्सा इकट्ठा किया था वह सब बाहर निकल जाए। बेशक केवल एकांश का समूह ही हंगामा नहीं कर रहा था। युवराज के चमचों ने भी खुद को रोकना बंद कर दिया और शब्दों से हमला करना शुरू कर दिया। बेहतर होगा कि तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। तुम इतना इतरा क्यों रहे हो जैसे कि तुम ही रेस जीते हो? सही बात है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो? अगर निखिल ना होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोल्हापुर हमारे अहमदाबाद की बराबरी कर सकता था? तुम लोग धोखाधड़ी कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते थे कि निखिल एक विशेषज्ञ है, फिर भी तुमने रेस की योजना बनाई। सही, यह धोखा है। हम इसे स्वीकार नहीं करते। एकांश और अन्य भी उग्र थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चम्मचों को निखिल के बारे में बात करते सुना, वे और भी उग्र हो गए। अभी तुमने क्या कहा? क्या तुम इसे फिर से दोहरा सकते हो? मैं तुम्हें साफ साफ सुनना चाहता हूँ। क्या तुमने अभी कहा कि हम केवल निखिल पर निर्भर हैं? युवराज को छोड़ो, तुम सब आओ और मेरे साथ रेस करो। हम निखिल पर निर्भर हैं और तुम युवराज पर। सब कुछ निष्पक्ष है। कौन वह बेवकूफ है जो कह रहा है कि हम धोखाधड़ी कर रहे हैं? अगर मुझे सही याद है तो यह रेस तुम्हारे युवा मालिक युवराज द्वारा प्रस्तावित की गई थी, इसलिए दोष मढ़ना बंद करो। तुम्हें नतीजे मंजूर नहीं तो इस बारे में ऑफ ट्रैक रेसर्स से बात करो। तुम्हारे मालिक ने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। निखिल की रेसिंग के वीडियो शुक्रवार से ही इंटरनेट पर हर जगह थे। अगर तुमने उन्हें नहीं देखा तो यह तुम्हारी अपनी गलती है। सही बात है, नाम भी वहां था। स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ड्राइवर का नाम ड्राइविंग डीटी निखिल है। क्या तुम्हारी आंखें अंधी थीं या कान बहरे थे? शायद दोनों। अरे, मुझे लगता है कि युवराज ने रेस से पहले वीडियो देखा था। मुझे लगता है कि वह लंबी नाक वाला आदमी ही है जिसने उसे वीडियो दिखाया था। हंगामा इतना बड़ा था कि बस मारपीट होने ही वाली थी। वे सभी जानते थे कि यहाँ लड़ना वर्जित है। इसके अलावा अगर उन्होंने यहाँ लड़ने की हिम्मत की तो पुलिस निश्चित रूप से अपना काम अच्छी तरह करेगी, क्योंकि ऐसे मामलों के लिए यहाँ कुछ पुलिसकर्मी तैनात थे। बस करो तुम सब। इस समय युवराज, जो बेजान सा खड़ा था, आखिरकार बोला। उसने अपने चमचों की ओर देखा और उन्होंने तुरंत अपनी गर्दनें सिकोड़ ली। दूसरी ओर जब उसने एकांश और अन्य लोगों को घूरा तो उन्होंने भी बदले में उसे घूरा। एक गहरी सांस लेने के बाद युवराज कदम दर कदम निखिल की ओर बढ़ा। वह अब शांत दिख रहा था, लेकिन उसके माथे पर उभरती नसें और उसकी लाल आंखें दिखा रही थीं कि वह कितना गुस्से में था। गुस्से में भरे युवराज का सामना करते हुए भी निखिल के चेहरे के भाव नहीं बदले। यहाँ लड़ना वर्जित होने के अलावा वह खुद भी कोई कमजोर नहीं था। हालांकि उसने लड़ने की तकनीक का अभ्यास नहीं किया था, लेकिन उसका शरीर काफी फिट था। वह रोज जिम जाता था, इसलिए जाहिर था कि वह मजबूत था। उसका प्रशिक्षण संतुलित था, जिससे उसकी मांसपेशियां सुडौल थीं। इसलिए वह किसी ऐसे युवा मालिक से नहीं डरता था जिसने अभ्यास ही न किया हो। तुमने इस बार मुझे पकड़ लिया बच्चे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा रेसिंग का पेशेवर मेरे जैसे किसी व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश करेगा, युवराज ने ठंडे स्वर में कहा। निखिल ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, युवा मालिक युवराज,
अगर मुझे सही याद है तो ये रेस आपके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, है ना? रही बात कि मैंने इसे क्यों स्वीकार किया जबकि मुझे पता था कि आप मुझे हरा नहीं पाएंगे, तो जवाब साफ है, आपने मुझे पहले उकसाया था। तुम्हें पता है, पहले मैं सिर्फ एक छोटी शर्त के साथ रेस चाहता था, लेकिन जिस क्षण तुमने मेरा अपमान किया उसी क्षण मैंने तुम्हें थोड़ा दंडित करने का फैसला कर लिया। निखिल ने अपनी बात खत्म की। थोड़ा? क्या मेरे हाथ के सभी शेयर और $150 मिलियन तुम्हारे लिए इतने छोटे हैं? युवराज चिल्लाया। हाँ, कुछ ऐसा जैसे कि तुम अपनी पूरी पारिवारिक संपत्ति सौंप दोगे, उसे बड़ा माना जाता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? निखिल ने बदले में पूछा। युवराज गुस्से में दांत पीसने लगा। एक पल के बाद उसने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। वह शारीरिक लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे उसे और भी नुकसान होता। इस समय दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने थे। जिन्होंने रेस में हिस्सा नहीं लिया था वे बिना एक शब्द बोले बस किनारे से देख रहे थे। मैं आज अपनी शर्त का एक हिस्सा पूरा करूंगा। जहां तक दूसरे हिस्से की बात है, शेयरों को ट्रांसफर करने में समय लगता है। 3 दिनों में मैं उन्हें ट्रांसफर कर दूंगा, युवराज ने प्रबंधन कार्यालय की ओर बढ़ते हुए कहा। फिर वह एक पल के लिए रुका और निखिल की ओर देखकर ठंडे स्वर में बोला, तुम इस बार जीत गए हो, लेकिन इस पर ज्यादा गर्व मत करना, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। निखिल ने युवराज की धमकी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। देश में कानून व्यवस्था थी और अगर उसने निखिल के खिलाफ कोई भी घटिया चाल चलने की हिम्मत की तो वह उसे कतई नहीं बख्शेगा। आखिर कोई उस पर हमला करे और वह चुप कैसे रह सकता था? इस बार उसने खुद युवराज को निशाना बनाया था, लेकिन अगर उसने फिर से निखिल के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश की तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि वह उसके पूरे रसूख को ही खत्म कर दे। उसे यकीन था कि अगर वह थोड़ा प्रयास करे तो वह अगले 1 महीने में उस स्तर तक पहुंच जाएगा। वर्तमान में वह अपने स्टोर से प्रतिदिन कम से कम $10 लाख कमा सकता है। अगर इसे गुणा किया जाए तो वह अंततः एक दिन में $10 करोड़ से अधिक कमाने लगेगा। इस बिंदु पर सोचते हुए उसने अगली बार एक सुरक्षा कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। ये छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी होनी चाहिए। यदि संभव हो तो वह पहले से चल रही किसी कंपनी को खरीदना चाहता था। इसका कारण यह था कि एक नई प्रबंधन टीम को नियुक्त करना और बाजार में जगह बनाना थोड़ा कठिन होता। इसीलिए पहले से स्थापित कंपनी लेना बेहतर था। इसके अलावा अगर प्रबंधन में कोई समस्या हुई तो वह बस कुछ बदलाव कर देगा और काम बन जाएगा। उसने मन ही मन सिर हिलाया और अपना ध्यान समूह की ओर लगाया। एकांश और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और प्रबंधन कार्यालय की ओर उसके पीछे चल दिए। उन सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। वे अपनी छोटी कमाई प्राप्त करने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे कार्यालय पहुंचे, उन्होंने देखा कि युवराज ने अभी एक फोन कॉल समाप्त किया था। उसने फोन काटा और उन्हें घूरा। बिना एक शब्द बोले वह मुड़ा और वहां से चला गया। निखिल ने अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। आखिर इस स्थिति में वह क्या कर सकता था? इसलिए वह तुरंत कार्यालय के अंदर चला गया। पारस ने उन्हें अंदर आते देखा। वह निखिल को देखकर मुस्कुराया। आज भी भले ही निखिल द्वारा चलाई गई कार पहले वाली से कमतर थी, पारस ने देखा था कि उसका प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर था। मिस्टर निखिल, कुछ विचार किया? पारस ने निखिल को बैठने का इशारा करते हुए पूछा। पारस के कार्यालय में केवल 2 कुर्सियां थी, इसलिए निखिल बैठ गया और दूसरी कुर्सी केली के बैठने के लिए छोड़ दी गई। अभी के लिए मेरा यही निर्णय है, लेकिन भविष्य में शायद मैं अपना मन बदल लूं। निखिल ने सिर हिलाया। अगर वह कभी रेसिंग में भाग लेना चाहता तो वह भविष्य में इस ऑफ ट्रैक रेसर्स को ही खरीद लेता। रही बात कि वह सीधे तौर पर यह क्यों नहीं कह रहा था कि वह उनके जीनियस ड्राइवर के रूप में हिस्सा नहीं लेगा, तो यह स्पष्ट था कि किसी को अपने संबंध खराब नहीं करने चाहिए। आखिर भविष्य में उसे पारस की मदद की जरूरत पड़ सकती थी। ठीक है, फिर मैं उस भविष्य का इंतजार करूंगा। पारस ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया।
एक पल बाद उसने अपने डेस्क पर रखे कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू किया। तो बैंक खाते वही रहेंगे? उसने सिर झुकाए हुए ही पूछा। हाँ, सबने एक साथ उत्तर दिया। पारस पूछ रहा था कि क्या पैसा उन्हीं खातों में ट्रांसफर किया जाना है जिनका उपयोग उन्होंने पंजीकरण के लिए किया था। लगभग 1 मिनट बाद निखिल को अपनी जेब में रखे फोन में कंपन महसूस हुआ। उसे फोन बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे पहले ही सिस्टम से संदेश मिल चुका था। आपने $102 कमाए हैं। मल्टीप्लायर लागू हुआ। आपको $10.2 प्राप्त हुए हैं। अब उसके खाते में ग्रोसरी विभाग को संभालने के साथ साथ एक अच्छी सुरक्षा कंपनी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था। उसे पता था कि उसे $2 मिलियन क्यों मिले थे। यह ऑफ ट्रैक रेसर्स की ओर से विजेता के लिए इनाम था। एकांश और अन्य 15 लोगों को भी एक एक करके उनके $5-5 मिलियन मिल गए। उनके चेहरे के भाव उस छोटे बच्चे की तरह थे जिसे मनचाही चीज मिल गई हो। सब कुछ ठीक होने की पुष्टि करने के बाद वे कार्यालय से बाहर निकल गए। निखिल गाड़ी चलाकर प्रिंस एंड प्रिंसेस पैलेस वापस आ गया। रात के 11:30 बज चुके थे। सड़क लगभग खाली थी, इसलिए उसकी बुगाटी वेरॉन तेज गति से सड़कों पर दौड़ रही थी। बेशक उसने सड़क पर सावधानी बरतने का पूरा ध्यान रखा। हालांकि आधी रात का समय था, फिर भी वह जानता था कि सड़कें पूरी तरह खाली नहीं होंगी। ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए उसने कम भीड़-भाड़ वाली सड़कों का इस्तेमाल किया, लेकिन सड़क पर उसकी गति रेस जैसी नहीं थी। यहाँ उसने लगभग 130 मील प्रति घंटे की कम गति बनाए रखी और जरूरत पड़ने पर उसे धीमा भी किया। महल पहुंचने के बाद उसने स्नान किया और सो गया। आखिर अगले दिन उसे बहुत काम करना था। अगली सुबह वह करीब 7 बजे उठा। उसने जिम जाकर कुछ वार्म अप व्यायाम किए, फिर स्नान किया और अपने लिए शानदार नाश्ता तैयार किया। जब वह हवेली से बाहर निकला तब 9:03 हो चुके थे। धूप अभी उतनी तेज नहीं थी, लेकिन वह उसका आनंद लेने के मूड में नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और कॉल किया। कुछ देर बाद कॉल कनेक्ट हुआ और एक पुरुष की आवाज आई। सुप्रभात मिस्टर निखिल। मॉर्निंग क्रिस। क्या सब कुछ व्यवस्थित हो गया है? निखिल ने अपनी बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी की ओर बढ़ते हुए पूछा। जी मिस्टर निखिल, सब कुछ तैयार है। हम बस आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, क्रिस ने जवाब दिया। बहुत अच्छा, मैं वहां 10:40 तक पहुंच जाऊंगा। और हाँ, एक अतिरिक्त सीट तैयार रखना क्योंकि मेरे साथ कोई और भी आ रहा है। निखिल ने कुछ और बातें कहकर फोन रख दिया। बेंटले में बैठने के बाद वह चलने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। स्टेट बैंक के मैनेजर की बात। उसे यकीन था कि उस आदमी के कुछ अच्छे संपर्क होंगे और वह एक अच्छी सुरक्षा कंपनी खरीदने में उसकी मदद कर सकता है। यह सोचकर उसने फैसला किया कि ग्रोसरी विभाग का काम निपटाने के बाद वह बैंक जाएगा। बिना समय बर्बाद किए वह तुरंत ग्लेज होटल की ओर चल पड़ा। हैप्पी रेजिडेंशियल एरिया, कुमार परिवार की मुख्य हवेली, एक स्टडी रूम के अंदर। जनेश ने अपने हाथ में मौजूद रिपोर्ट को माथे पर शिकन के साथ देखा। वह पिछले 5 मिनट से इस फाइल को पकड़े हुए था, लेकिन उसकी नजर एक ही पन्ने पर टिकी थी। इस पन्ने पर एक तस्वीर थी जिसे निखिल निश्चित रूप से पहचान लेता। ये उसकी अपनी तस्वीर थी। पोर्ट्रेट के नीचे उसके बारे में कुछ विवरण थे। उनमें से कोई भी गलत नहीं था। इसमें उसका पूरा नाम, उम्र, शैक्षिक पृष्ठभूमि, वह कोल्हापुर शहर कब आया और उसके बारे में कुछ और जानकारियां दर्ज थीं। जनेश की नजर फिलहाल निखिल के पूरे नाम पर टिकी थी, निखिल वर्मा। वे ये पता नहीं लगा पाए थे कि उसका जन्म कहाँ हुआ था और उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था। अंकल राजवीर, क्या आपको यकीन है कि यह युवक पुणे शहर के वर्मा परिवार से नहीं है? जनेश ने राजवीर से पूछा, जो पास ही खड़ा था। जनेश खुद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके सिर पर कुछ सफेद बाल थे। सच तो यह है कि मैं खुद भी इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ। मुझे जो पता है उसके अनुसार वर्मा परिवार के किसी भी सदस्य की पारिवारिक व्यवसाय में अच्छी स्थिति होती है, लेकिन दूसरी ओर निखिल का वहां कोई पद नहीं है। राजवीर ने अपने बूढ़े चेहरे पर चिंता के साथ कहा। एक पल रुकने के बाद उसने जारी रखा, लेकिन उसके लिए उस इमारत का भुगतान कर पाना
यह दर्शाता है कि उसके पास पैसा है। हालांकि हम जानते हैं कि किसी की रक्षा के लिए केवल पैसा ही काफी नहीं होता। लेकिन जो चीज मुझे थोड़ा चिंतित कर रही है वह यह है कि जानकारी के अनुसार वह जैन परिवार की युवती से परिचित लगता है। जैसे ही जनेश ने ये शब्द सुने उसके चेहरे के भाव कड़े हो गए। फिर उसने एक लंबी आह भरी और फाइल को डेस्क पर रख दिया। उसने कुछ देर अपना माथा मला और फिर राजवीर की ओर देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमें सावधान रहना होगा। क्योंकि इमारत हाथ से निकल गई है तो जरूरत पड़ने पर योजना बदल देते हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 1 महीने के भीतर दूसरी योजना तैयार हो जाए। जहां तक उस निखिल की बात है, उसकी गतिविधियों की जांच जारी रखें। यदि संभव हो तो उसके खातों की जांच करें। मैं उसकी गहराई जानना चाहता हूँ, जनेश ने निर्देश दिया। जी मालिक, राजवीर ने जवाब दिया और कमरे से बाहर चला गया, वापस निखिल की ओर। 20 मिनट से अधिक समय तक गाड़ी चलाने के बाद वह ग्लेज होटल के सामने पहुंचा। उसने कार को भूमिगत पार्किंग में खड़ा किया और पहली मंजिल पर अनामिका का इंतजार करने का फैसला किया। अचानक जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि अनामिका वहां दिया के साथ मौजूद थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने सोचा था कि वे 10 बजे मिलेंगे, लेकिन वह पहले ही यहाँ पहुंच चुकी थी। खैर, यह बुरा नहीं था। अगर वह अपने हाथ में लिए प्रोजेक्ट्स को जितनी जल्दी हो सके पूरा कर सके तो यह अच्छा ही होगा। आखिर वह अपने विकास में देरी क्यों करना चाहेगा। गुड मॉर्निंग। जैसे ही वह दोनों महिलाओं के पास पहुंचा, निखिल ने एक सज्जन व्यक्ति की तरह उनका अभिवादन किया। मॉर्निंग, अनामिका और दिया ने जवाब दिया। अब जब वे एक दूसरे से परिचित हो गए थे तो उनके बीच पहले जैसी तनातनी नहीं थी। निखिल अनामिका की सुंदरता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इस बार उसके काले बाल पोनीटेल में बंधे थे और चेहरे पर मेकअप की एक हल्की परत थी। उसने इस बार छोटी आस्तीन वाली हरे रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसकी आंखों के रंग से मेल खाती थी। यह ड्रेस उसके घुटनों से नीचे तक थी। निखिल इस पहनावे में उसकी सुंदरता की सराहना ही कर सकता था, क्योंकि भले ही यह एक औपचारिक ड्रेस थी, फिर भी